हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग आपकी ही रिक्वेस्ट पे एक टॉपिक पे हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो मैं इस एमसीक्यू के थ्रू आपको कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लें। प्लांट क्लासिफिकेशन यानी कि पादप जगत वर्गीकरण और एनिमल क्लासिफिकेशन यानी जंतु जगत वर्गीकरण दोनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे अपने पहले क्वेश्चन से जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ बोला गया जंतु एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण के संबंध में विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? यहाँ क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है। द ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड विद रिस्पेक्ट टू द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। हिराशी, क्लासिफिकेशन, जेनेटिक्स और मॉर्फोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन उसको हम लोग कहते हैं, वर्गीकी उसको हम लोग कहते हैं। चाहे आप प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़िए यानी पादप जगत का वर्गीकरण पढ़िए या फिर आप एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़िए, दोनों को आप क्लासिफिकेशन के ही नाम से जानते हैं या फिर आप उसको टैक्सोनॉमी कह सकते हैं, वर्गीकरण, ठीक है। हिराशी की बात करें दोस्तों तो इसमें हिराशी का मतलब क्या होता है? हिराशी का मतलब होता है पूर्वजों से संबंध, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी तरीके के पौधे को और किसी भी तरीके के एनिमल को पहचानने के लिए अगर हम लोग उसका कुछ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या हम लोग उसको वर्गीकृत कर रहे हैं, तो वर्गीकरण का सबसे बेसिक आधार ये होता है कि वो अपने पूर्वजों से कितना मैच कर रहे हैं, ठीक है। या उनका पूर्वज कौन था, अब उनके में क्या परिवर्तन हुआ है। तो पूर्वजों से संबंध जो होता है ना वो हिराशी कहलाता है, क्योंकि वही चीज जनरेशन टू जनरेशन आगे आती रहती है, ठीक है। जेनेटिक्स की बात करें दोस्तों तो जेनेटिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता के बारे में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी यदि आपसे कोई बोलता है तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है पूरी जो आकृति है उसके बारे में पढ़ना, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। चाहे आप प्लांट मॉर्फोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो पौधे के आकृति के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल का पढ़ रहे हैं तो जंतुओं की आकृति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉट इंक्लूडेड इन द मोनेरा किंगडम? वर्ड लिखा है यहाँ पे, किंगडम कर लीजिएगा इसको। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और फंगस। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा? मोनेरा से कौन संबंधित नहीं है ये पूछा गया है। अब अगर आपको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो मैं पहले तो आपको ये बता दूं, इसी चैनल पे थोड़ा पहले अगर आप जाएंगे तो आपको क्लासिफिकेशन का, जंतु जगत वर्गीकरण और पादप वर्गीकरण का आपको कंप्लीट एमसीक्यू सॉरी थियरी मिल जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू अब हम करा रहे हैं, वहां पे जाके आप थियरी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इसमें क्या है दोस्तों कि मोनेरा जगत में वही चीज वही आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया है, ठीक है। जितने भी आप बैक्टीरिया को जानते हैं, जितने जीवाणुओं को आप जानते हैं, मोनेरा जगत में सबको डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया पहला ऑप्शन मोनेरा जगत में आएगा ही। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला हरा शैवाल जिसको आप साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ये भी आपका मोनेरा जगत में आएगा। कारण क्या है? ये खुद भी एक बैक्टीरिया है। नीला हरा शैवाल इसका नाम क्यों है फिर? इसका नाम नीला हरा शैवाल इसलिए है क्योंकि ये बैक्टीरिया जब आप सनलाइट के सामने इसको देखते हैं तो ये आपको काई जैसा दिखाई देता है, ठीक है, शैवाल जैसा दिखाई देता है और ये ग्रीन और ब्लू कलर देता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा की बात करें दोस्तों तो जीवाणु जगत में बैक्टीरिया के पूरे किंगडम में सबसे छोटा अगर कोई है तो वो है आपका माइकोप्लाज्मा। लेकिन फंगस इनका अलग से जगत होता है। इन देखिए, फंगस और बैक्टीरिया दोनों में बहुत फर्क होता है, ये बात आप याद रखिएगा। फंगस का एक अलग से ही पूरा किंगडम है। विषाणु किस जगत में शामिल किया जाता है? इन विच, अगेन वर्ड यहाँ लिखा है, उसको आप किंगडम कर लीजिएगा। किस किंगडम में वायरसेस इंक्लूडेड है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटोजोआ, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? विषाणु जो है ना ये आपके किसी में भी नहीं आते हैं, नन ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछिए कैसे? देखिए क्या है, प्रोटिस्टा में दोस्तों वो जीव आ जाते हैं जो कि बहुत ही आदिम जीव हैं, बहुत पहले के जीव हैं, पुराने, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे आ जाएंगे। मोनेरा की अगर हम बात करें दोस्तों, मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया आएंगे, सारे जीवाणु आएंगे, जितने भी जीवाणुओं को आप जानते हैं उसको आप मोनेरा जगत में रख दीजिए। क्यों? क्योंकि मोनेरा भी आपका एक पूरा का पूरा जगत है। जगत कहने का मतलब कि एक बहुत बड़ा कम्युनिटी, ठीक है, जिसके अंदर सब कुछ आता हो। तो मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? जो बहुत आदिम जीव है, जिनको देखने के लिए हमेशा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े और बहुत पुराने जीव हैं। हालांकि बैक्टीरिया को भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, पर प्रोटिस्टा का मतलब ये हो गया कि उनका शरीर वेल डेवलप नहीं है और वो प्रोटोजोआ संघ से बिलोंग कर रहे हैं, तो प्रोटिस्टा में आ जाएंगे, ठीक है। प्रोटोजोआ में भी वही एग्जाम्पल आता है जो प्रोटिस्टा में आपका आता है, तो इसके लिए दोनों आपका सेम हो जाएगा। जीवाणुओं के संबंध में क्या चीज सत्य नहीं है, ये यहाँ दिया गया है। नॉट ट्रू विद द रिस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरिया दोस्तों। बोला गया है ये मोनेरा से रिलेटेड होते हैं, ये बात सही नहीं है। यूनिसेलुलर होते हैं, ये बात सही नहीं है। न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये बात सही नहीं है। या स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो बोला गया जीवाणुओं के संबंध में क्या सत्य नहीं है?
दोस्तों जीवाणु के संबंध में अगर अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, मोनारा जगह से रिलेटेड होता है, सही है। यूनिसेलुलर होते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है, और दूसरा दिया गया न्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनिसेलुलर ये होते हैं, एक कोश के होते हैं बहुत सारे जीवाणु। न्यूक्लिएटेड होते हैं, केंद्रक होते हैं, ये बात गलत है, इनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस जो है ना वो नहीं पाया जाता है। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये बात सही है, अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, ठीक है। अब तक की खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका का नाम पूछा गया है, शैवाल, वायरस, माइकोप्लाज्मा, फंगस। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवाणु कोशिका के तौर पर जानी जाती है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, इसको हम लोग पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे फिर हम शैवाल को किस से कैसे कंसीडर करेंगे, क्या शैवाल कोई जंतु है या फिर कोई पौधा है? शैवाल दोस्तों एक प्रकार का प्लांट होता है, प्लांट के कैटेगरी में आते हैं, पौधे की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जब आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, जब आप पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये थैलोफाइटा संघ से बिलोंग करता है। थैलोफाइटा फाइलम का नाम है, जिसमें कि सारे के सारे एल्गी यानी कि काई आ जाते हैं, ठीक है। वायरस की बात करें दोस्तों तो वायरस बहुत चालाक होता है, किसी में भी नहीं है, इसको अलग से किंगडम दिया गया है। ये जब तक इसको कोई लिविंग बॉडी नहीं मिलती, डेड फॉर्म में रहता है, जैसे ही कोई लिविंग बॉडी मिलती है तुरंत ये एक्टिव हो जाता है, यानी ये पहले निर्जीव अवस्था में रहता है, शरीर मिलते ही सजीव अवस्था में चला जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी इसी को कहते हैं, ये भी आपको पूछा जाता है। फंगस का एक अलग किंगडम है, ये बात हम आपको चौथी बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कवक के विषय में क्या चीज असत्य है ये पूछा गया, फास्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं ये। दूसरा है कवक उन स्थान पर पाए जाते हैं जहां जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। तीसरा है कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ईस्ट एवं मशरूम कवक के उदाहरण है। अब आपको कवक के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन सही करना है। कवक अपना भोजन कभी भी खुद नहीं बनाता। फंगस ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, वो हमेशा अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। फंगस कहाँ लगता है, या तो कोई मतलब कोई निर्जीव पदार्थ हो, कोई डेड पदार्थ हो उस पे आता है, या तो फिर कोई लिविंग चीज पे आता है, तो हमेशा वो किसी न किसी पे डिपेंड ही होता है। यदि फंगस किसी मृत पदार्थ पे या किसी मृत जीव पे लग रहा है या किसी नॉन लिविंग बॉडी पे लग रहा है और वहां से अपना न्यूट्रिशन खींचा जा रहा है, तो उस तरीके के न्यूट्रिशन के संबंध को यानी उस तरीके के पोषण संबंध को हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी संबंध, सैप्रोफिटिक संबंध, ठीक है। तो कवक जो होते हैं वो हमेशा सैप्रोफिटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। पैरासिटिक भी होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जिंदा व्यक्ति के शरीर में कहीं घाव लग गया या कुछ, तो अंदर बॉडी के अंदर, जैसे कि कवक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करता है। हम लिविंग में रहेंगे, अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में चला गया, वहां पे भी अपना लाइफ साइकिल पूरा करेगा। तो ये पैरासाइट भी होता है, परजीवी भी परपोषी भी होता है, ठीक है। मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहा है, अपना भोजन पूरा कर रहा है। माइकोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं, ये बात सही है। उस स्थान पे पाए जाते हैं जहाँ पे जीवित या मृत चीजें रहेंगी, ये बात मैंने अभी आपको बताई। ईस्ट और मशरूम कवक के उदाहरण है, बिल्कुल कवक के ही उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। कवक का प्रयोग किया जाता है, फंगस आर यूज्ड, खाद्य पदार्थ, अल्कोहल, ब्रेड या फिर ऑल। तो अब तो दोस्तों अब बहुत वैरायटी के फंगस आने लगे हैं, पॉजिटिव तरीके से भी हम लोग इसका बहुत यूज करने लगे हैं। पहले ऐसा था कि नहीं, कुछ ही काम से या किसी किसी पर्पज से यूज करते थे। लाइकेन के संबंध में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन क्लिक करना है। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, ये कवक तथा शैवाल के सहजीवन का परिणाम है। अनेक औषधियों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है और यह मृदा को हानि पहुंचाता है। क्या गलत दिया गया है, ये मृदा को हानि पहुंचाता है, ये बात गलत दी गई है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, लाइकेन में फंगस और एल्गी एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो फंगस और एल्गी सॉइल को कभी भी हार्म नहीं पहुंचा सकते, कभी भी मिट्टी को दिक्कत नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम वहां क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। लाइकेन थैलोफाइटा में आता है, ये बात सही है। अभी मैंने आपको पीछे बोला था कि जितने भी शैवाल होते हैं वो थैलोफाइटा संघ में आते हैं, ठीक है। अब लाइकेन क्या है, ये शैवाल और फंगस का एसोसिएशन है, तो ये भी थैलोफाइटा में आएगा। कवक तथा शैवाल के सहजीवन का परिणाम है, ये तो आप बात जानते ही हैं कि लाइकेन तभी बनता है जब फंगस और एल्गी एक साथ रहते हैं। अनेक औषधियों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, बिल्कुल हम यूज करते हैं इसको। अच्छा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लाल सागर को लाल सागर क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा के कारण, विशिष्ट शैवाल की उपस्थिति के कारण, इसकी विशिष्ट अवस्थिति के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। लाल सागर को लाल कहने का रीजन क्या है दोस्तों, वहां पे रेड एल्गी पाए जाते हैं, लाल शैवाल जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद होता है। जेलेडियम वगैरह ये रेड एल्गी के फॉर्म में वहां पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां का पानी रेड आपको दिखेगा, तो उस जगह को वो लाल सागर इसीलिए कहा गया है। टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सत्य कथन है। अब बोला गया है कि टेरिडोफाइटा के बारे में ट्रू स्टेटमेंट क्या दिया गया है। ये बीज रहित होते हैं यानी सीडलेस होते हैं।
इनमें बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है, स्पोर्स के द्वारा फर्टिलाइजेशन करते हैं। इनका शरीर जड़ तथा पत्तियां में विभाजित होता है। बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, ये दिया गया है। चौथा है ऑल। अभी दोस्तों इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा में जितने पौधे होते हैं ना वो बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं। अब आप सोच रहे हैं टेरिडोफाइटा क्या होता है? क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। टेरिडोफाइटा बेसिकली जब आप पादप जगत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक संघ है, ठीक है, जिसमें बहुत डाइवर्स वैरायटी वाले पौधे आते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी पौधे आएंगे दोस्तों, कुछ के पास बीज रहता है, कुछ के पास नहीं रहता है। कुछ स्पोर्स के द्वारा, यानी स्पोर्स क्या होता है? पतले पतले जो है ना, पतले पतले पाउडर के फॉर्म में अपने बॉडी से कुछ पार्ट निकालते हैं, उसको स्पोर्स कहा जाता है। तो टेरिडोफाइटा के बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो स्पोर्स के द्वारा फर्टिलाइजेशन करते हैं। इनके शरीर में जड़ तना पत्ती पाया जाता है, यानी बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड होती है। हाँ बिल्कुल, बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है। इसमें आते हैं 10 संघ पोरीफेरा के जीवों की विशेषता नहीं है। फिर आप सोचेंगे कि ये क्या है क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है कि फाइलम पोरीफेरा का कैरेक्टर कौन सा नहीं है, आपको ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने अभी भी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जाके क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए, तभी आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर कैसे होगा? मतलब आपको कैरेक्टर पता होना चाहिए सबका। अब कैरेक्टर पता होने का मतलब क्या हो गया? मतलब ये कि आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कितने प्रकार के जीव हैं और उनको हम कैसे कैसे बांटे हुए हैं, ठीक है। तो पोरीफेरा उसी में एक फाइलम है। अब बोला गया कि एक विशेषता उसकी जो नहीं है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों, पोरीफेरा संघ में वो जंतु आते हैं जो कि समुद्र के किनारे पे या समुद्र वाले एरिया पे रहते हैं। उनके शरीर में बहुत सारा छेद होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे दिया गया है ये एक कोशिकीय होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर। ये एक कोशिकीय नहीं होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें दूसरा जो दिया हुआ है ना, ये बोला गया इसमें नाल तंत्र नहीं पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। कैसे? इनके पास कैनाल सिस्टम होता है, इनके शरीर में छेद होता है और एक छेद से पानी जाता है, दूसरे छेद से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए नहीं लिखा है। अगर ये चीज होता कि होता है, ठीक है, तो हम लोग इसको कहते कि नहीं ये करेक्ट है, ठीक। यहाँ लिखा है नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका हो सकता है। एक्चुअली उनके पास होता है तो ये विशेषता भी नहीं आएगी। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। तो उनके पास नाल तंत्र कैनाल सिस्टम होते हैं। प्लेसेंटा सिस्टम यहाँ लिखा है, उसको सही कर लीजिएगा। कैनाल सिस्टम उसको कहा जाता है, एक छेद से पानी घुसना, दूसरे छेद से निकल जाना। बॉडी में ढेर सारा छेद होता है इनके। कांटेनुमा संरचना उनके बॉडी पे होता है और असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, ये बात तो है। तो इसमें ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग दूसरे में आ जाते हैं। सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है? बोला गया राउंड वॉर्म कौन से फाइलम से रिलेटेड है? एनिलिडा, एस्केलमेंथीस, प्लैटिहेलमिन्थीस, ऑर्थोपोडा। दोस्तों यहाँ पे जितना भी दिया गया है फाइलम का नाम है। एस्केलमेंथीस संघ में राउंड वॉर्म आ जाते हैं, ठीक है। राउंड वॉर्म मतलब जो गोल कृमि होते हैं जो अपने शरीर को गोल गोल घुमा सकते हैं, ठीक है, वो एस्केलमेंथीस में आ जाते हैं। एनिलिडा में क्या आ जाते हैं? एनिलिडा में भी इसमें जैसे कि आपका अर्थवॉर्म, ये एनिलिडा में आ जाएगा, ठीक है। एस्केलमेंथीस में जैसे कि आपने देखा है ना कि पेड़ पौधों पे लगने वाले बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो गोल गोल राउंड राउंड घूम जाते हैं, वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है, जिनका शरीर बेसिकली गोल घूम सके, ठीक है। प्लैटिहेलमिन्थीस की बात करें तो उसमें ऐसे जीव आते हैं जिनका शरीर एकदम चपटा होता है, जैसे कि टीनिया सोलियम, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऑर्थोपोडा में क्या आएगा? ऑर्थोपोडा में सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, सारे कीट पतंग आ जाते हैं, जैसे कि स्पाइडर वगैरह, कॉकरोच वगैरह, ये सब उसमें आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सोलेंट्रेटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है। क्या सोलेंट्रेटा का मेन लक्षण है? सोलेंट्रेटा भी एक फाइलम होता है दोस्तों। इनके पास इनके बॉडी में कैनाल सिस्टम होता है, ये बात इसमें मेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अनियमित तापी जंतुओं की श्रेणी में आता है। बोला गया है कि अनियमित तापी मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कोल्ड ब्लडेड की। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी गड़बड़ है। कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड में कौन आएगा ये पूछा गया है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड क्या होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है जिनके शरीर का तापमान बाहर के तापमान के अकॉर्डिंग चेंज होता रहे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मछली के साथ भी ये चीज होती है। उभयचर जो मेढक वगैरह है उनके साथ भी ये चीज होती है। रेप्टाइल्स जो सरीसृप होते हैं उनके साथ भी ये चीज होती है। तो ये सब क्या होते हैं? आपके अनियमित तापी यानी कोल्ड ब्लडेड जंतु होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन नियमित तापी किसको कहा जाएगा? वार्म ब्लडेड किसको कहा जाएगा दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, वार्म ब्लडेड आप उसको कहते हैं जिसके शरीर का तापमान चेंज नहीं होता है, ठीक है, जिसके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अकॉर्डिंग रहे, वो आपका नियमित तापी कहलाएगा, यानी कि वार्म ब्लडेड कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे बोला गया मछली का वाताशय किस रूप में कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे उसके अंग के बारे में पूछा गया, इसमें ट्रांसलेशन गड़बड़ है, इसको स्किप कर देते हैं। इसमें आते हैं पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम है, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से अलग है, क्यों?
4 वेशमों वाला हृदय होने के कारण, हैविंग 4 चैम्बर हार्ट, फेस्ट लिखा हुआ है, चैम्बर कर लेंगे इसको, 4 चैम्बर हार्ट, ड्यू टू डायफ्राम, डायफ्राम होने के कारण, विंग्स के कारण या स्मॉल ब्रेन होने के कारण। चमगादड़ और बाकी पक्षियों में क्यों डिफरेंस आता है? दोनों तो उड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बेसिक रीजन है ना, वो क्या है? उनके पास जो है ना, उनके पंखों का जो संरचना होता है वो इस तरीके का है, एक डिफरेंस ये आता है, पर मेजर डिफरेंस डायफ्राम पोजीशन का आता है, ठीक है? डायफ्राम पोजीशन के कारण से ही उनमें डिफरेंस आता है दोनों में, ठीक है? और आपने देखा होगा चमगादड़ का पंख का स्ट्रक्चर भी ऐसे मिला मिला सा रहता है, पक्षियों का थोड़ा खुला हुआ रहता है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, एलिफेंट इंडिकस, बोस डोमेस्टिकस, ठीक है? पैंथेरा टाइग्रिस भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम है। ये लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? विंटर में जब वो अपने डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन, रीजनरेशन, हाइबरनेशन, म्यूटेशन। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइबरनेट। जैसे कि जो भी जंतु ऐसे होते हैं जिनके शरीर का तापमान बाहर के तापमान के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो रहा है, तो वो लोग अपने आप को बचाने के लिए, कहीं उनकी मृत्यु ना हो जाए, वो क्या करते हैं? जमीन के अंदर चले जाते हैं। जमीन के अंदर चले जाते हैं, वहां पे उनका कोई एनर्जी खर्च नहीं होता है, बस स्किन से हल्का फुल्का सांस लेते रहते हैं, तो उसको कहते हैं हाइबरनेट कर गए, सुप्ता अवस्था में जमीन के अंदर चले गए, ठीक है? और ये चीज सब करता है, जो अभी मैंने पीछे आपको बताया, मछलियों में ऐसा होता है और फ्रॉग में ऐसा होता है, रेप्टाइल्स में ऐसा होता है, तो उसको हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं, ठीक है? दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी क्लासिफिकेशन पे ही लेके आएंगे, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है और इसको आपको 2 पार्ट में कंप्लीट करना होगा। इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मिक्स तो नहीं, मतलब टॉपिक वाइज हम लोग एमसीक्यू करें, ठीक है? ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? 2 दिन से तो हम आपको मिक्स ही करा रहे थे, पर इस बार कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज करें। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक का और क्वेश्चन करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक का क्वेश्चन करना चाहते हैं। एमसीक्यू के बारे में ही अभी एक्सपेक्टेशन रखिएगा, थियरी कराना थोड़ा-सा अभी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, मतलब अभी थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, इस वजह से एमसीक्यू बेस्ट है। तो आप बता सकते हैं कि किस टॉपिक का एमसीक्यू आपको चाहिए, ठीक है? लाइक कर देंगे दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने वीडियो देखी। बाय।